हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 11 दिसंबर 2020। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट आस्क फार्मर्स यूनियंस टू रिकंसिडर इट्स प्रपोजल। Reacting to the government's appeal, Bharatiya Kisan Union President Balbir Singh Rajwal, speaking at an SKM press meet at the Singhu border, said the farmers too had not shut the doors for talks, but stressed that the government must offer a concrete solution for the dialogue to resume. So, गवर्नमेंट ने फार्मर्स यूनियन को कहा कि हमने आपको जो प्रपोजल दिया है आप उसे फिर से रिकंसिडर करें, आप उसे फिर से सोचें उसके बारे में। तो ये कहने के बाद जो भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट है बलबीर सिंह राजेवल, उनका ये कहना है कि हमने भी अपना दरवाजा बंद नहीं किया हुआ है, हम भी चाहते हैं कि बातचीत हो और हम भी ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक मजबूत सोल्यूशन दे जो सबके लिए बेहतर हो। लेकिन ये जो रिफॉर्म लॉज है, ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इसे हम लोग नहीं मानेंगे। He said the proposal sent on Wednesday had been discussed for hours and there was nothing new in them. उनका ये कहना है कि जो प्रपोजल की बात कर रही है गवर्नमेंट, वो प्रपोजल वेडनेसडे को आई, घंटों तक बातचीत की, लेकिन उस पर कुछ नया नहीं था, वही पुरानी बात थी, थोड़ी बढ़ा दी गई है। He reiterated that agriculture was a state subject and the three laws were unconstitutional and should be withdrawn. तो उनका ये कहना है कि एग्रीकल्चर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, हर एक स्टेट अपने अपने एग्रीकल्चर के ऊपर नजर रखता है, किसानों के ऊपर नजर रखता है। ये सेंटर का काम नहीं है। सेंटर ने जो लॉ दिया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है। तो वो लागू करना इज नॉट राइट, तो इसे विड्रॉ कर लेना चाहिए। He said that the focus of the government was traders and corporate houses and the farmers did not exist for them. So उनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट के लिए सिर्फ दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, ट्रेडर और कॉर्पोरेट हाउस, यही इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पेज इंडिया प्रेजेंटेड यूएन पॉपुलेशन अवार्ड फॉर 2020। Helpage India has been presented the UN Population Award for 2020 institutional category according to the release issued by UNFPA. So UNFPA की तरफ से Helpage India को UN Population Award of 2020 दिया गया। Established by the United Nations General Assembly in 1981, the United Nations Population Award recognizes contribution in the fields of population and reproductive health. So, ये जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड है, ये उसे दिया जाता है जो पॉपुलेशन, फील्ड ऑफ पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के आधार पे काम किया हो, कंट्रीब्यूशन किया हो, तो उनको ये दिया जाता है। तो हेल्पेज इंडिया क्या है? हेल्पेज इंडिया एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो एल्डरली पर्सन जो होते हैं, जो बूढ़े पर्सन जो होते हैं, जिनको कोई सहारा नहीं होता, जिनको जो बहुत डिसएडवांटेज में रहते हैं, उनको हेल्पेज इंडिया हेल्प करती है। सो उसके लिए उन्हें यूएन की तरफ से यूएन पॉपुलेशन अवार्ड फॉर 2020 प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, वायरस केसेस स्टे बिलो 40,000। India's cumulative COVID-19 testing has crossed 15 crore on Thursday, the 1 crore test been conducted in the past 10 days. The Union Health Ministry said on Thursday, India has conducted 10 crore tests by October 23rd. So, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कहना है कि इंडिया अक्टूबर 23rd तक 10 करोड़ टेस्टिंग कर चुकी है और लास्ट 10 डेज पे इंडिया ने 1 करोड़ टेस्टिंग किया है। So the ministry added that India has reported less than 40,000 new daily COVID-19 cases for 11 straight days. तो उनका ये कहना है कि लगातार 11 दिन तक इंडिया में 40,000 से नीचे न्यू केसेस देखे गए हैं, उससे ज्यादा नहीं देखे गए।
In the last 24 hours, 31,521 person had tested positive. और लास्ट 24 आवर्स में 31,521 पीपल पॉजिटिव पाई गई. 77.67% of the 412 case fatalities reported in the past 24 hours are from 10 states and union territories, and 18.2% of new fatalities reported are from Maharashtra, which was 75 death. So 412 डेथ रिपोर्ट भी पाई गई लास्ट 24 आवर्स में, और उसमें से 77.6% 10 स्टेट और टेरिटरीज से पाई गई. बाकी 18.2% महाराष्ट्र से पाई गई. महाराष्ट्र में अकेले 75% की डेथ हुई एंड दिल्ली में 50% की डेथ हुई. नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया नेपाल टू रीस्टार्ट कमर्शियल फ्लाइट्स. India and Nepal has decided to launch an air bubble arrangement for restarting commercial flights after a month of disruption caused by pandemic. So India और नेपाल ने डिसाइड किया कि वो कमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट करेंगे एयर बबल अरेंजमेंट के साथ. India had proposed the arrangement, which was cleared after the recent visit of Foreign Secretary Harshvardhan Shringla to Kathmandu, an informed source said on Thursday. So इंडिया ने ये अरेंजमेंट करने का फैसला किया है. आफ्टर फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला काठमांडू गए तो उन्होंने देखा कि हाँ, यहाँ पे हम लोग कमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट कर सकते हैं. सो ये कमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट की जाएगी और पर डे बोथ कंट्री की तरफ से एक एक फ्लाइट छोड़ी जाएगी. सो एक फ्लाइट इंडिया की तरफ से जाएगी और एक फ्लाइट नेपाल की तरफ से आएगी. नेक्स्ट पॉइंट, India totally responsible for situation. China on Thursday said the responsibility totally lies with the Indian side for the situation along the line of actual control. Responding to the External Affairs Minister S. Jaishankar statements that China had violated border agreement by deploying a large number of soldiers along the border. So last day एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा था कि चाइना इंडिया के बॉर्डर में आके बॉर्डर रूल्स को वायलेट कर रही है, और जब उससे कहा जा रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे, तो वो 5 अलग अलग के एक्सप्लेनेशन दे रही है. ये स्टेटमेंट के बाद चाइना ने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे इंडिया के ऊपर जाती है, क्योंकि ये इंडिया का किया जा रहा है. चाइना ने कुछ ऐसा किया नहीं है. चाइना अपनी बॉर्डर में सिक्योरिटी बढ़ा रही थी सिक्योरिटी पर्पस के लिए, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह ले रहे हो. मिस्टर जयशंकर सेड चाइना had given India 5 different explanations for its unprecedented deployment of force in the LAC this summer, speaking at the virtual session with the Sydney-based Lowy Institute on Wednesday. So, मिस्टर जयशंकर ने यही कहा था कि इतने फोर्स लगा रहे हैं, तो ये उनका 5 अलग अलग एक्सप्लेनेशन है. कोई एक एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो. लेकिन चाइना ने कहा है कि वो हमारी सिक्योरिटी के लिए है, हमारे बॉर्डर के अंदर है, हम कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम वहां है कि जब चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया, वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ. सो इट्स चाइनाज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि आप किसी कंट्री के बॉर्डर को इस तरह से वायलेट नहीं कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट, ADB narrows India's FY21 GDP for year 21 GDP contraction projection to 8%. The Asian Development Bank on Thursday upgraded its forecast for the Indian economy, projecting 8% contraction in 2020 and 2021 as compared to 9% estimated earlier, on the back of faster than expected recovery. सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया का जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021 का 8% तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा. जो पहले उन लोगों ने ये प्रोजेक्ट किया था कि 9% तक कॉन्ट्रैक्शन होगा, 9% तक गिरेगा क्वार्टर 2 में, लेकिन अब उनका ये प्रोजेक्शन है कि क्वार्टर 2 में इंडिया का इकोनॉमी 8% तक गिरेगा, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है.
Observing that the economy has begun to normalize, the Asian Development Outlook supplement said the second quarter contraction at 7.5% was better than expected. So एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट का ये कहना है कि जो सेकेंड क्वार्टर में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 7.5% का, वो बेटर देन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट किए थे कि 10 हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन, 10% कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन 7.5% हुआ। इसका मतलब इकोनॉमी नॉर्मल हो रही है, अभी भी माइनस में ही है, प्लस में नहीं आई है, लेकिन पहले से बेहतर हो रही है। The economy contracted by 23.9% in June quarter on account of the impact of COVID-19 pandemic। तो जब ये COVID-19 इंडिया में स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन हुआ, क्वार्टर वन में इकोनॉमी 23.9% गिरा, so उसके मुकाबले 7.5% in quarter टू is much better। Next, 21,000 crore rupees of dues paid to MSMEs। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि MSMEs जो है, मतलब मीडियम, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, उनको 21,000 करोड़ रुपीस की जो ड्यू थी वो पेड कर दी गई। सो मोर देन रुपीस 21,000 crore of dues owed to micro, small and medium enterprises by central government departments and public sector enterprise has been paid in the past 7 months, Finance Minister Nirmala Sitharaman said after a reviewing meeting on Thursday। So फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज की जो 21,000 करोड़ रुपीस जो ड्यू थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की तरफ से पेड कर दी गई पास्ट 7 मंथ में। Under the Atmanirbhar Bharat package announced in May this year, the government had said that MSME's dues would be paid in 45 days। So आत्मनिर्भर पैकेज जब हुआ था तब अनाउंस किया गया था कि MSME के ड्यू जो है वो 45 डेज में पे कर दी जाएगी। Ms. Sitharaman appreciated the work of Ministry of MSMEs that led to release of payment through regular follow-ups with the concerned departments and public sector firm। तो उन्होंने MSME के मिनिस्टर्स को बहुत अप्रिशिएट किया कि वो लोग ये पेमेंट को बहुत जल्द से जल्द अंजाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट, मोरक्को to normalize ties with Israel। Morocco has become the fourth Arab nation this year to recognize Israel, US President Donald Trump announced on Thursday, as he in turn fulfilled a decades-old goal of Morocco by backing its sovereignty in disputed Western Sahara। तो अब 4 अरब नेशन के बाद मोरक्को भी, 3 नेशन के बाद मोरक्को अब 4th नेशन बन गई है जो इजराइल के साथ पीस ट्रीटी अग्रीमेंट साइन कर दी है, जो उनके साथ अपनी जो रिलेशन है उसको नॉर्मल कर दिया है। और ये ऑब्वियसली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ही हुआ है। आफ्टर द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, Bahrain and Sudan, Morocco is the 4th Arab state since August to commit establishment diplomatic relation with Israel। So UAE, बहरीन और सूडान के बाद मोरक्को अब 4th अरब कंट्री बन गई है जो इजराइल के साथ अपनी रिलेशनशिप को नॉर्मल कर दी है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 11 दिसंबर का इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल माउंटेन डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, नोबडी इज गुड एट एवरीथिंग बट एवरीबडी इज गुड एट समथिंग, फाइंड एंड फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। सो ये सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान हर एक चीज में अच्छा नहीं हो सकता। नोबडी इज गुड एट एवरीथिंग। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप हर चीज में बेहतर हो गए, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और हर कोई इंसान कोई एक चीज में अच्छा होता ही है, बट एवरीबडी इज गुड एट समथिंग। कोई भी, अगर आप सोचते हो ये कि आप किसी भी चीज में अच्छे नहीं हो, ये गलत है, क्योंकि आप कोई एक चीज में तो अच्छे हो ही, और वो आपको ढूंढना है। तो फाइंड एंड फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, तो वो अच्छे
मतलब आप किस चीज में अच्छे हो ये आपको खुद ढूंढना है, और ढूंढने के बाद आपको उसमें फोकस करना है। फोकस करके उसमें आपको ताकतवर बनना है, उसमें आपको स्ट्रेंथ बनना है, स्ट्रेंथ लाना है। और अगर आप ये कर लिए तो आप वो चीज में सक्सेस हासिल कर सकते हो। आपको दूसरी और किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है, और आपको किसी और को भी देखने की जरूरत नहीं है कि वो इसमें अच्छा है, वो इसमें अच्छा है, हम इसमें अच्छे क्यों नहीं है, हम उसमें अच्छे क्यों नहीं है। नहीं, आप खुद को देखो, आप किस में अच्छे हो, और आप जिसमें भी अच्छे हो आप उसमें फोकस करो, उसको अपनी ताकत बनाओ, और सक्सेस को अचीव करो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।